इंश्योरेंस क्लेम्स के वीडियो की श्रृंखला में हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि यदि हमें स्टॉक का लॉस होता है तो उसका हम क्लेम किस तरीके से निकालेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे इंश्योरेंस क्लेम कॉन्सिक्वेंटल लॉस इंश्योरेंस, यानी परिणामी हानि का बीमा। प्राकृतिक आपदा के कारण व्यवसाय में दो तरह की हानियाँ होती हैं। एक प्रत्यक्ष हानि, जैसे हमारे स्टॉक नष्ट हो गया हो या संपत्ति नष्ट हो गई हो। इसके अलावा एक अप्रत्यक्ष हानि भी संस्था में होती है। अप्रत्यक्ष हानि का मतलब है कि जिस आपदा की वजह से, जिस दुर्घटना की वजह से हमको संपत्तियां या स्टॉक का नुकसान हुआ है, उससे हमारे प्रोडक्शन, उत्पादन और विक्रय भी प्रभावित होता है। जब कंपनी में किसी भी तरीके का कोई अवरोध पैदा होता है प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो उसका उत्पादन रुक जाता है, तो उसकी बिक्री में भी गिरावट आती है, उसकी सेल्स भी गिरती है, क्योंकि उस अवधि में प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो बिक्री में यदि कमी होगी तो संस्था के लाभों में भी कमी आएगी। तो लाभों में जो कमी होती है या जो हानि हमको होती है, उस हानि को हम बोलते हैं परिणामी हानि का बीमा। कोई भी संस्था अपनी दोनों तरह की हानियों से, दोनों तरह के नुकसानों से बचने की कोशिश करती है। तो दोनों तरह की हानियों के अलग अलग बीमा होता है। प्रत्यक्ष बीमा, जैसे हमने स्टॉक का पिछले वीडियोस में देखा था, और एक दुर्घटना की वजह से जिस अवधि में हमारी बिक्री कम हो रही है, उस बिक्री की वजह से कितना लाभ कम हुआ है, उसका भी हम बीमा करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिणामी हानि का बीमा। अब ये जो परिणामी हानि का बीमा है, इसमें कौन कौन से शब्द यानी कौन कौन से टर्म्स हमें मालूम होनी चाहिए। उसमें ये है कि सबसे पहले इसमें हमको टर्म जो होती है वो हमारी होती है शुद्ध लाभ की हानि। इसमें जो हानि हमको होती है वो शुद्ध लाभ की होती है। तो ये जो शुद्ध लाभ है, यानी उस बिक्री कम होने की वजह से जो हमारा लाभ कम हुआ है उसकी हानि हो सकती है। दूसरा, स्थिर व्ययों की हानि। जब हमारी कोई दुर्घटना घट गई है तो प्रोडक्शन तो हमारा बंद हो जाएगा, सेल्स भी हमारी बंद हो जाएगी, लेकिन स्थिर व्यय जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो बिक्री से प्रभावित नहीं होते, जिन्हें हमें करना ही करना होता है, चाहे हमारा प्रोडक्शन ज़ीरो हो, चाहे कितना भी ज़्यादा हो, ऐसे व्यय, चूँकि बिक्री कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी तो ऐसे व्यय हमें फिर भी देने पड़ेंगे, तो इन व्ययों की हानि भी होती है। इसके अलावा तीसरी तरह की हानि हो सकती है कि ऐसे बिज़नेस जो दुर्घटना की वजह से रुक गए हैं, उनको वापस शुरू करने के लिए हो सकता है हमें कुछ एक्स्ट्रा लागत लगानी पड़े, कोई एडिशनल वर्किंग कॉस्ट उसमें हमको और इंट्रोड्यूस करनी पड़े, जिसकी वजह से ही हमारा प्रोडक्शन सुचारू रूप से चल सके। तो तीन तरह से हानि हमें होती है अप्रत्यक्ष रूप से। एक तो लाभ की हानि, एक स्थिर व्यय जो हमको चुकाने पड़ रहे हैं उसकी हानि, और एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है उसकी हानि। तो तीन तरह की हानियों को कवर करता है हमारा परिणामी हानि का बीमा। इस परिणामी हानि की बीमा की गणना करते समय, यानी क्लेम की राशि निकालते समय, हम जो टर्म काम में लेते हैं कि हानि किस तरह की होगी, तो हमें लाभ की हानि होती है। तो यहाँ जो लाभ से मतलब है वो लाभ है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यानी स्थायी व्ययों का वो हिस्सा जिनको आपने बीमा करा रखा है, सिर्फ उसको ही हम नेट प्रॉफिट में शामिल करेंगे। जो हिस्सा हमने बीमा नहीं कराया है उसको हम नेट प्रॉफिट में जोड़कर नहीं दिखाएंगे क्लेम की राशि की गणना करते समय। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट शब्द है उसका मतलब हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से है, यानी इसमें हमारा कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यदि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम की सूचना है तो उसका प्रभाव हम नेट प्रॉफिट में से हटा देंगे। तो दो तरीके हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। एक तरीका तो है ग्रॉस प्रॉफिट में हम अदर ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ के अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दें, और यदि हमें ग्रॉस प्रॉफिट की सूचना नहीं है, हमें नेट प्रॉफिट की सूचना है, तो फिर हम नेट प्रॉफिट जो बुक्स में दे रखा है उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस जोड़ देंगे, क्योंकि इन्हें हमें नहीं घटाना चाहिए था, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इसमें से हम घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये दो तरीके हैं हमारे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के। अगला जो, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है, इस एग्जांपल में समझाया हुआ है कि आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है या ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो जैसे इस एग्जांपल में हमें सूचना दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, यहाँ पर हमको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यहाँ पे निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 1,00,000 रुपये, इसमें से अदर ऑपरेटिंग इनकम हमें यहाँ पे नहीं दे रखी है, एक्सपेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं हमें 90,000 रुपये, हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000। और यदि हम इसको नेट प्रॉफिट से निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें यहाँ पे 20,000 रुपये,
इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे 10,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर देंगे 20,000, तो भी हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। इस 10,000 में हम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज जो यहाँ पे दे रखे हैं हमें 40,000 जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो क्लेम की राशि निकालते समय काम में लिया जाता है। इस बाद अगला जो शब्द है स्टैंडिंग चार्जेस, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि स्टैंडिंग चार्जेस वो खर्चे होते हैं जो कंपनी को देने ही देने होते हैं, चाहे प्रोडक्शन हमारा 0 हो चाहे प्रोडक्शन हमारा 100% हो। जैसे जो आपके फिक्स्ड एम्प्लॉई हैं, जो स्थायी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी आपको देनी ही देनी होगी। जो भवन आपने ले रखा है किराए पर, उसका किराया भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा संचालकों की फ़ीस है, जो लोन ले रखा है उसका ब्याज है, विज्ञापन है या कर हैं, ऐसी राशि हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, तो इनको बोलते हैं हम स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में जितना हिस्सा आपने बीमित करवा लिया है, जितना इंश्योर्ड करवा लिया है, वो कहलाएंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और जो हिस्सा हमने बीमा नहीं करवाया है वो कहलाएगा हमारा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगला जो टर्म हम देखेंगे इसके अंदर क्लेम निकालते समय, उसका नाम है क्षतिपूर्ति की अवधि, इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड मतलब जो आप बीमा कराते हैं, तो बीमा कराते समय पूछते हैं कि प्रभावित अवधि कितने महीने की आप समझते हो, कि दुर्घटना के बाद कितने महीने लगेंगे आपको वापस नॉर्मल प्रोसेस में आने में। तो ये जितनी अवधि का हम बीमा कराते हैं, ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जितनी भी अवधि कंपनी चाहे करा सकती है, तो ये जो प्रभावित अवधि होगी इसको बोलते हैं हम क्षतिपूर्ति की अवधि, जो क्लेम निकालते समय काम में ली जाती है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, क्लेम निकालते समय जितनी अवधि का हमने बीमा कराया उस अवधि का ही क्लेम नहीं निकाला जाता। हम 3 अवधियों में से जो सबसे कम अवधि होगी उस राशि के लिए हम क्लेम निकालेंगे। ये 3 अवधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो आग लगने के कारण या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण वास्तव में कितने महीने की हमारी सेल्स प्रभावित हुई है, यानी एक्चुअल में कितना हमारा अवधि है प्रभावित की। दूसरा, हमने कितने महीने की अवधि का या कितनी अवधि का हमने बीमा कराया है वो अवधि। और तीसरा 12 महीने, क्योंकि मैक्सिमम 12 महीने तक का ही हम इंश्योरेंस का क्लेम उठा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अवधियों की हम तुलना करेंगे, 12 महीने, एक्चुअल में कितना महीने प्रभावित रहा है और कितने महीने का हमने उसमें बीमा कराया था। जो सबसे कम अवधि होगी उस अवधि के लिए ही हमें बीमित राशि के दावे की राशि की गणना करनी होगी। अगला जो टर्म है, अब अपना आता है स्टेप्स, कि हम इंश्योरेंस क्लेम की राशि को कैसे निकालेंगे यदि कॉन्सिक्वेंटल लॉस इंश्योरेंस है तो फर्स्ट जो स्टेप है वो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, बिक्री में कमी की गणना। यानी इसमें हम ये निकालते हैं कि इस दुर्घटना की वजह से जो हमारी प्रभावित अवधि है उसमें एक्चुअल में कितनी सेल्स कम हुई है, क्योंकि जितनी सेल्स कम हुई है उतना ही प्रॉफिट कम होगा, जितना प्रॉफिट कम होगा उतना ही हमें नुकसान है जिसका हमें क्लेम करना है। तो इस राशि की गणना हम कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे कि जितनी हमारी प्रभावित अवधि है यानी जिसका हम क्लेम निकाल रहे हैं उस अवधि में पिछले वर्ष में कितनी सेल्स थी, यानी प्रीवियस ईयर सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। जो हमारी प्रभावित अवधि है 2 महीने 3 महीने 4 महीने जिसका भी हम सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रभावित अवधि में पिछले वर्ष कितनी सेल्स थी। इसमें हम प्लस कर देंगे, यदि हमारा ट्रेंड ऐसा है कि सेल्स हमारी हर साल बढ़ती है तो उसको हम जोड़ देंगे, यानी इतनी सेल्स हमारी होनी चाहिए थी। और यदि हर साल हमारी सेल्स का ट्रेंड गिरने का है, कम होने का है, तो उतना हम अनुमानित अमाउंट राशि उसमें से घटा देंगे। तो हम वो सेल्स निकाल लेंगे, वो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स निकाल देंगे कि यदि दुर्घटना नहीं घटती तो हमारी वास्तव में इतनी सेल्स होनी चाहिए थी। इसमें से हम लेस कर देंगे एक्चुअल में इस प्रभावित अवधि में कितनी सेल्स हुई है। तो इनका जो अंतर है वो हमारा कहलाएगा अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स, यानी प्रभावित अवधि में पिछले वर्ष की सेल्स उसमें प्लस कर देंगे। यदि हमारा ट्रेंड वृद्धि का है तो एस्टिमेटेड इंक्रीज उसमें हम प्लस कर देंगे, और एक्चुअल में कितनी सेल्स हुई है उस अवधि में उसको इसमें से हम लेस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा शॉर्ट सेल्स। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे निकाली हुई है शॉर्ट सेल्स। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमने गोदाम में आग लग गई है, क्षतिपूर्ति की अवधि हमारी 3 महीने की है। तो हम देखेंगे इन 3 महीने में पिछले वर्ष कितनी से बिक्री थी। तो 1 अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक की बिक्री दे रखी है हमको 70,000 रुपये। इस अवधि के लिए पिछले वर्ष की प्रभावित बिक्री, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने जो हमारी प्रभावित अवधि है, इसमें पिछले वर्ष हमारी बिक्री थी 2,50,000 रुपये। हमें ये अनुमान लगाते हैं कि बिक्री में हर साल 20% हमारी बिक्री बढ़ जाती है। तो यदि दुर्घटना नहीं घटती तो 2,50,000 में 20% और बढ़ जाती, तो हमारी सेल्स होनी चाहिए थी यहाँ पर 3 लाख की, जबकि एक्चुअल में सेल्स हुई है केवल 70,000 की। तो यहाँ पे जो शॉर्ट सेल्स की राशि है वो निकल जाएगी हमारी 2,30,000, यानी पिछले वर्ष की कितनी राशि थी उसे प्लस कर देंगे 20% जो वृद्धि होने का अनुमान था, माइनस एक्चुअल सेल्स जो अवधि की है वो 70,000 है, तो डिफरेंस निकल जाएगा हमारा यहाँ पे शॉर्ट सेल्स 2,30,000।
सेकंड जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप निकालेंगे शॉर्ट सेल, सेकंड स्टेप निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से है, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यानी कितनी राशि का हमने बीमा कराया हुआ है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसी में यदि हमको प्रॉफिट की जगह लॉस है तो लॉस को इसमें से हम लेस करके दिखा देंगे, और डिवाइड हमें उसी सेल से करना है इंटू 100 से करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया, उसमें क्या रखा है कि बिक्री एवं बीमित स्थिर व्यय, यहाँ पे जो बिक्री है वो 2.5 लाख रुपए की मान के चलते हैं हम, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मान के चलते हैं 40,000 रुपये की। तो यहाँ पे पूछा है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है हमारा 40,000, यहाँ पे एग्जाम्पल 9 में हमारा प्रॉफिट आया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था हमारा 10,000 का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे हमारे 40,000 के, उसमें डिवाइड कर देंगे 2.5 लाख रुपये जो हमारी बिक्री है, तो रेशियो हमारा आ जाएगा 20%। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल और दे रखा है, यहाँ पर इसमें ट्रेडिंग के प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है, पूछा गया है कि इसमें हमारा सकल लाभ कितना होगा और सकल लाभ की दर क्या होगी। इसमें हमें सकल लाभ की राशि और दर दोनों ही निकालनी है। तो पहले हम सकल लाभ निकाल लें, तो सकल लाभ निकालने का यहाँ पर निकाल लेंगे हम यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है, नॉर्मल कोर्स में फॉर्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ पे चूँकि नेट लॉस है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नेट लॉस, जो हमारा आ जाएगा माइनस में प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो नेट लॉस है ये हमारा रिड्यूस नेट लॉस आएगा, ये हमारा रिड्यूस नेट लॉस आएगा, क्योंकि यह जो एक नेट लॉस दे रखा है वो 1,20,000 की स्टैंडिंग चार्जेस मानते हैं तो हमारा लॉस आ रहा है 80,000 का, जबकि एक्चुअल में हमने जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग, तो यहाँ पे हम निकालेंगे रिड्यूस नेट लॉस, यानी प्रोपोर्शनेट नेट लॉस निकालेंगे। यहाँ पे नेट लॉस हमारा है 80,000 का तब, जबकि हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं 1,20,000 के, जिसमें से हमने इंश्योरेंस करवाया सिर्फ 90,000 का, तो लॉस भी हमें इतना ही लेना है जितना हमने इंश्योरेंस कराया है। तो यहाँ पे रिड्यूस नेट लॉस हमारा आ जाएगा 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। तो जो फॉर्मूला हम लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का, तो यहाँ पे नेट लॉस जो आएगा वो हमारा आ जाएगा -60,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं हमारे 90,000 रुपये के, तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ जाएगा हमारा 30,000 रुपये। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ जाएगा हमारा 30,000 रुपये। अब हम इसको रेशियो निकालना है, थर्ड आपसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का हमारा फॉर्मूला हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा रिड्यूस्ड नेट लॉस, ये हमारा माइनस में आ जाएगा, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर सेल्स, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमारा रिड्यूस लॉस तो आ गया है 60,000 रुपीज़ का, हमारा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है यहाँ पे 90,000 के, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000। नेट सेल्स से प्रीवियस ईयर की 3 लाख रुपए इंटू 100, तो हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो आ जाएगा यहाँ पर 10%। तो इस तरह से निकालना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो। अगला जो स्टेप है, पहला स्टेप था हमारा शॉर्ट सेल्स निकालना, दूसरा स्टेप था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना, तीसरा स्टेप यहाँ पर होगा हमारा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी कितने लाभ की हमें हानि हुई है उसकी गणना करेंगे। तो इसका हमारा फार्मूला है कितनी सेल्स में कमी हुई है मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दोनों को आपस में इंटू कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। चौथे स्टेप में हमें निकालना है पॉलिसी टू बी टेकन, यानी हमें पॉलिसी कितनी लेनी चाहिए थी,
क्योंकि एवरेज क्लॉज जहाँ लागू होता है वहाँ पे अपन पॉलिसी टू बी टेकन की तुलना करते हैं एक्चुअल पॉलिसी से। यदि हमारी एक्चुअल पॉलिसी कम है तो हमें प्रोपोर्शनेट मिलता है दावा, पूरी राशि दावे की हमको नहीं मिलती है, इसलिए हमको पॉलिसी टू बी टेकन निकालनी होगी। पॉलिसी टू बी टेकन का ध्यान रखना है कि इसके लिए हमें लेना है कि जिस तारीख को दुर्घटना घटी है उस तिथि से तुरंत पिछले 12 महीने की बिक्री ले लेंगे। इसमें हम प्लस कर देंगे यदि कोई वृद्धि की संभावना है तो, और माइनस कर देंगे यदि कोई कमी की संभावना है। यदि कोई ट्रेंड ऐसा है कि बिक्री में वृद्धि होती है तो वृद्धि को हम जोड़ के दिखा देंगे। यदि ट्रेंड ऐसा है कि बिक्री में कमी हो रही है तो हम उस कमी को लेस कर देंगे। इसको हम इनटू कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, तो हमारा निकल जाएगा पॉलिसी टू बी टेकन। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार। पॉलिसी टू बी टेकन निकालने के लिए हम जिस तिथि को दुर्घटना घटी है उस तिथि से जस्ट पिछले 12 महीने की सेल्स लेंगे, यानी वो 12 महीने होंगे जो ख़त्म हो रहे हैं दुर्घटना की तारीख को। तो 12 महीने की हम सेल्स ले लेंगे, उसमें प्लस कर देंगे एस्टिमेटेड इंक्रीज़ और इनटू कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, तो हमारा निकल जाएगा पॉलिसी टू बी टेकन। जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा क्लेम निकालना। तो यहाँ पे हम क्लेम जो निकालेंगे उसमें औसत वाक्य हमारा लागू है, अर्थात हमारी एक्चुअल पॉलिसी टू बी टेकन से कम है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम का लॉस ऑफ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ है जो हमने निकाला था थर्ड स्टेप में, इनटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी, एक्चुअली कितनी पॉलिसी हमने ले रखी है, डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन जो हमने निकाली है 5वें पॉइंट के अंदर। तो इससे हमारा निकल जाएगा क्लेम की राशि। तो ये तरीका है हमारा इस राशि को निकालने का। इसके लिए हमें एक बात और ध्यान रखनी है, यदि कभी कभी किसी पॉलिसी के अंदर विशेष परिस्थितियाँ वाक्य भी लिखा हुआ होता है, स्पेशल सर्कमस्टेंस क्लॉज भी लिखा हुआ है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यदि किसी विशेष अवधि में किसी विशेष कारण की वजह से आपकी किसी सूचना में, सेल्स में या प्रॉफिट में या कॉस्ट में कोई अनावश्यक वृद्धि या कमी हुई है, तो उस अनावश्यक वृद्धि या कमी को हम इग्नोर करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट की राशि, उसका रेशो और लॉस ऑफ प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। मैं एक बार वापस से सारे स्टेप आपको रिवाइज करा देती हूँ। पहला स्टेप हमारा होगा यहाँ पे शॉर्ट सेल्स की गणना, जो हम करेंगे इस तरीके से कि जिस तिथि को दुर्घटना घटी है उसके बाद कितने महीने की प्रभावित अवधि है या कितने का बीमा कराया है, जो भी राशि, जो भी अवधि कम होगी उस अवधि में पिछले वर्ष की कितनी सेल्स थी, प्लस एस्टिमेटेड इंक्रीज माइनस एक्चुअल सेल्स कितनी है इस अवधि में, इसका जो अंतर है वो हमारा कराएगा शॉर्ट सेल्स। सेकेंड स्टेप में निकालेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जिसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सारी सूचनाएं पिछले वित्तीय वर्ष की होंगी, ये 12 महीने की होंगी लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की होंगी, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में काम में लेंगे। नेक्स्ट हम निकालेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कितनी हमारी शॉर्ट सेल्स है पहले पॉइंट में जो निकली थी इनटू रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा निकल जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद हम निकालेंगे चौथे स्टेप में पॉलिसी टू बी टेकन, यानी दुर्घटना की तिथि से तुरंत पिछले 12 महीने की बिक्री प्लस एस्टिमेटेड इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और सबसे लास्ट में यदि आपकी पॉलिसी टू बी टेकन से कम है तो फिर हमारा क्लेम की राशि हो जाएगी लॉस ऑफ प्रॉफिट इनटू पॉलिसी की राशि डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन। और यदि एक्चुअल पॉलिसी हमारी पॉलिसी टू बी टेकन से ज़्यादा है तो फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट की जो राशि होगी वही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा।